बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, नए साल 2023 का जी हमारा पहला शो है, तो प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से तमाम नाजरीन हाजरीन को नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला करे कि ये साल इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारे लिए खुशियों का सबब बने और वतन अज़ीज़ को जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस हवाले से हमें हतमी पेशरफ देखने को मिले। आमीन सुम आमीन। अब आते हैं आज की सबसे अहम डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। तवील नशिस्त थी और इसका एलामिया सामने आ गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चेयर कर रहे थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, विफाकी वज़रा मौजूद थे, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और एलामिया में ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और इसे निमटने के लिए, इसे कुचलने के लिए रियासत अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेगी। एक अहम नुक्ता जो कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में एलामिया की सूरत में सामने आया है वो ये कहा गया कि कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है और ये कि मुआशी खुद मुख्तारी और आज़ादी ना हो तो मुल्की खुद मुख्तारी और वक़ार पर दबाव आता है। ये एलामिया सामने आया है और इसी पर्सपेक्टिव में हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि लास्ट फ्राइडे भी कौमी सलामती कमेटी की अहम नशिस्त हुई थी और आज इसका एक और इजलास हुआ। 40वां ये इजलास था कौमी सलामती कमेटी का और इसमें ये अहम फैसले लिए गए हैं। यानी कि जो साल 2023 में जब हम एंटर हो रहे हैं तो हमारा जो सबसे प्रीडोमिनेंट इशू है वो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं। और हमने देखा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हुए साल 2022 के एंड में और उससे निमटने के लिए पॉलिटिकल रिजॉल्व का इजहार किया गया है फ्रॉम द टॉप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। और ये साथ में कहा गया है कि रियासत अपनी पूरी कुव्वत से इन्हें ख़त्म करेगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर सियासत की ज़रा बात कर लें तो हम पंजाब में तो अब जो इजलास 11 जनवरी को होना था नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 9 जनवरी को होना है। सिंध में भी इस वक्त सियासी हलचल है और उसकी बड़ी वजह यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कोलिशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट की, उनको कराची और हैदराबाद जो शहरी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र एक अहम बैठक हो रही है कराची में, जिसमें एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि ड्राइविंग सीट में ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जाए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। 3 शख्सियात ने हमें आज ज्वाइन किया है प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से। उनका तारुफ मैं आपसे करा दें तो हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज़, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सैयद शैला रज़ा साहिबा ने। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, सूबाई असम्बली सिंध की मेंबर हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, आपका बहुत शुक्रिया सैयद शैला रज़ा साहिबा, ऑलवेज अ वेरी गुड स्पीकर। लालचंद मल्ली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, 2018 में एमएनए आप मुंतखब हुए और अभी तक आपके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, लिहाजा वी विल से कि आप एमएनए, पिछले दिनों आप आए भी थे, उस वक्त का आप हिस्सा थे जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात की थी। लालचंद साहब, आपको भी वार्म वेलकम। मैं तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम करूंगा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं ज़रा राना एहसान साहब से करूंगा। राना एहसान साहब, कौमी सलामती पे आते हैं। सर, ये बड़ा अहम नुक्ता है, कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। चूँकि आप ज़रा ज़ाहिर बात है, आप जो गवर्नमेंट की इकॉनमी साइड है उसको आप देख रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, इसहाक डार साहब के साथ भी आप काम कर रहे हैं, इससे पहले डॉक्टर मिफ्ता साहब के साथ काम कर रहे थे। सर, कितना अहम है ये? और जब हम साल 2023 में हमने पाँव रख लिया, आज 2 जनवरी है, आप समझते हैं कि अब ये सबसे बड़ा हमारा अहदाफ है कि हमने मुआशी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करना है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपकी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है, और जो जिस तरह टेररिज्म अगर आता है तो उससे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के ऊपर, और हर लिहाज से एक नॉर्मल लिविंग भी जो है वो मुतासर हो जाती है। तो इस चीज़ का इदराक है हुकूमत पाकिस्तान को, और यही जो है इसीलिए ये नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी कंटिन्यूटी के साथ दूसरे दिन मिली। और इसका जो मकसद था वो यही था कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो भी इससे रिलेटेड हैं इदारे, तो वो एक सिंगल पेज के ऊपर हों और इंशाल्लाह ताला
इसके ऊपर जो हुकूमती रद्दोअमल होगा वो बिल्कुल नो टॉलरेंस का होगा, और इस चीज को हम बिल्कुल जो है वो टेक केयर करेंगे। देखिए, इसमें जो दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसको बदकिस्मती से एक हमारे जो जो सियासी साथी हैं उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ये अमेरिका की जो है वो हम सपोर्ट कर रहे थे, तो उस वजह से ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन आज अमेरिका इस खत्ते में मौजूद नहीं है, और उसके बावजूद ये खतरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक यस। मल्टी डायमेंशनल मसला है, और इसके हर जो एंगल से इसको देखा जा रहा है। दूसरा, देखें, बदकिस्मती से जो हकीकत है वो ये है कि अफगानिस्तान की मईशत कोलैप्स कर गई है, और वहाँ एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, या आप कह लें कि जो फैक्शंस और मुख्तलिफ किस्म के ये जो 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 कह लें कि ग्रुप्स है। इंडिपेंडेंट जी। ग्रुप्स हैं जो कि ये सारे ये काम कर रहे हैं, तो उसका फॉल आउट पाकिस्तान में आ रहा है, और उसको हमें डील करना है। तो ये सारे मामलात को हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इनको जरूर कंट्रोल किया जाएगा। मैं आपकी इजाज़त से शैला साहब लालचंद साहब को भी रोपिन करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपोजिशन में है। लालचंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर बात है 3 साल 8 माह बरसर इक़्तिदार रही, और इस वक्त भी आप लोगों की 4 यूनिट्स में हुकूमतें हैं। साल 2023 में हम एंटर हो गए हैं, और आप लोगों की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन हो, हुकूमत के कहने के अपने वक्त पे होंगे। तो लेकिन नुकता ये है कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है। लेकिन इससे पहले आज जो इजलास हुआ उस पर कहा गया कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो लिंक्ड अप है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, और साथ में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और मुल्क की सलामती पे कोई समझौता नहीं होगा। उस दिन भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पहला बयान आया था, और पाक बहरिया की जो फंक्शन था उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप समझते हैं, आप भी ज़ाहिर बात है उतनी ही नागुज़ीर समझते होंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और काउंटर टेररिज्म को, उसके लिए सियासी इख्लाफात साइड पे रख के हम इकट्ठे एक सफ़े पे आ सकते हैं? लालचंद साहब। बिल्कुल आ सकते हैं अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है। देखें, ये एक तारीखी किस्म की एक मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जो मुसलसल 2 दिन जारी रही। उसमें 2 इश्यूज बड़े अहम थे। एक नेशनल सिक्योरिटी, अपना सिक्योरिटी के हवाले से, जो टेररिज्म के हवाले से जो नई जी। स्पेट आई है। हम समझते हैं कि ये जो रिजीम चेंज हुआ, एक साजिश के जरिए एक हुकूमत आई, उससे पहले इस मुल्क में टेररिज्म का नाम निशान नहीं था। लेकिन ये जैसे ही चेंज हुआ है, उसके बाद टेररिज्म मुल्क में शुरू हुआ है, और उसमें को 300 के करीब हमारे नौजवानों ने अपनी जानें दे दी हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी अटैक्स भी बॉर्डर टाइप के हुए हैं। हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसला किया है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जो उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं उसकी रोशनी में वो फैसले किए हैं। हम समझते थे कि इस जो मीटिंग थी, इसमें केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका होना जरूरी था, ताकि वो एक सिविलियन इनपुट जो है सूबाई, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है बाय एंड लार्ज जो है वो सूबाई हुकूमतों के हवाले है, तो वो बेहतर होता। अब मुझे पता तो नहीं है कि इनके एलामिया में जो है अपना मुआशी हवाले से क्या कहा गया है, लेकिन जी, आपको मौशी याद वाले होगा। से मैंने बताया कि सबसे अहम नुकता यही है कि जो मौशी खुद मुख्तारी और आज़ादी है, वो मुल्क की खुद जी मुख्तारी और वकार पे अगर जी वो ना हो, इंश्योर ना हो, तो फिर दबाव में आता है। जी, देखें, आपको याद होगा 2021 में हमने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बैनुल अक़वामी एनालिस्ट भी मौजूद थे। तब हमने ये जी। ऐलान किया था कि जो मुल्की सिक्योरिटी है, उसके लिए मुआशी सिक्योरिटी या मुआशी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पॉलिसी थी बेसिकली। अगर उसको एम्फेसाइज किया गया है तो वो अच्छी बात है, लेकिन देखें वो कब आएगी। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट जो है कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, या एक सब स्टेक होल्डर्स को इस पे बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। तो ये एक वेलकम स्टेटमेंट है, और मैं समझता हूँ सब लेकिन स्टेक क्या अमर होल्डर्स माने ना। हैं? आपने कहा वेलकम है, लेकिन हो नहीं पा रहा। दूसरा, लालचंद साहब, आपने कहा रिजीम चेंज हुई फेडरल में, लेकिन केपी में तो आप लोग माशाल्लाह 9.5 साल से बिला शिरकत गैर बरसर इक़्तिदार है ना सर, वहां तो कोई रिजीम चेंज नहीं हुई। और आपने कहा 18वीं तरमीम के तहत लॉ एंड ऑर्डर भी सूबाई सब्जेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें। जो पहला सवाल आपने पूछा उसका जवाब ये है कि देखिए, हम जो गुज़श्ता 8 माह से जब से रिजीम चेंज हुई, तो हम ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये खुद जो पीजीएम है वो खुद इलेक्शन का मुतालबा करती रही थी। और हम समझते थे कि लेकिन आपने देखा भी, पाकिस्तान की अवाम ने भी इनको जो है रिजेक्ट किया, इनका आना रिजेक्ट किया।
तो हम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे कि आप इलेक्शन की एजेंडा लेके आए, हम उस इलेक्शन की एजेंडा समेत आपसे हर मौजू पे बात करने ठीक। के लिए तैयार हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आपकी मुआशी हालात हो, चाहे वो जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और जो चीजें हो। जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक की है कि ये लॉ एंड ऑर्डर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई ये मामलात हैं, लेकिन बॉर्डर के जो मामलात हैं वो मामलात जो है वो ठीक। फेडरल गवर्नमेंट देखती है। आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो राना सनौला की स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने कहा है कि हम इनसाइड अफगानिस्तान भी जाके अपने उनको जो दहशतगर्द आएंगे उनको हम पकड़ेंगे या हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप वैसे भी गुज़िश्ता 8 माह में हमारे फॉरेन अफेयर्स में तो बहुत सुक्की हुई है, हमें आज तक हमें कहीं से कोई एक मुल्क भी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हुआ है, न अच्छा। सऊदी अरब न चाइना। तो इस फ्रंट पे भी आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर हमारे वहाँ पे जो रिजीम चेंज अपना चेंज के बाद जो आए और वो अफगानिस्तान भी ना जा सके, ताकि वो उनसे बेहतर जो, क्योंकि टीटीए है जो अफगानिस्तान में इस वक्त हुकूमत में है, उनको ऑन बोर्ड में ले सके, ताकि वो, क्योंकि ये हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी जिसमें ठीक। हमने आप दहशतगर्दी की बिलावल जंग साहब की नहीं गए थे कथा कलामी के लिए माजर, लेकिन हिना रबानी खर साहबा गई थी। लेकिन मलिक साहब आपका नुक्ता आ गया था, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा शैला साहबा से भी रोपिन उनको कर लेता हूँ, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे तो गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। शैला रज़ा साहबा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? कुछ नुकात उठाए लालचंद साहब ने फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, और साथ में ये भी कहा है कि जो ऑब्वियसली अटैक्स उन्होंने कहा हमारे दौरे हुकूमत में नहीं हो रहे थे, जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी, और उनके मुताबिक जब हुकूमत तब्दील की गई उसके बाद से ये हो रहे हैं, और ये बॉर्डर के मामलात हैं। और क्या बेहतर होता अगर केपी के सीएम भी होते आज की मीटिंग में? क्या कहेंगी आप शैला साहब? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि जी आपके दौरे हुकूमत में बन्नू जेल टूटी और दहशतगर्द वहाँ से गए। आपके दौरे हुकूमत में एहसानुल्लाह एहसान जो है वो उसको रिलीज़ किया गया। आपके दौरे हुकूमत में जो है वो इनसे मुज़ाकरात किए गए टीटीपी से। आपके दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान में जो कैद थे वहाँ पर भी कैद थे, आपने उनको छुड़ाया, हथियार समेत उनको यहाँ ला के बसाया, और आपके लीडर ये कह रहे थे कि हम इन्हें और भी बसाएंगे। जहाँ तक अगर आप आज सोशल मीडिया पे देखें तो ये टीटीपी ने अपनी लिस्ट जारी की है कि कितने हमले उन्होंने किए, जिसमें आपका दौर भी शामिल है। ठीक। और ये आप मत कहें, आपके कायद को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर चुके हैं। आप ही के कायद का कि ये कहना रहा है कि ये हमारे बिछड़े भाई हैं, इनको ऑफिसर्स देने चाहिए। तो आप हमें ना बताएं कि आप ने क्या किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है ये वाकई अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हमारे कराची में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त के जो भी डीजी रेंजर्स थे उन्होंने तारीफ़ की कि ना कभी भी पीपल्स पार्टी बीच में इसमें मसला नहीं आया। अभी आपके यहाँ जो मसला हुआ था, आप लोग ने, आपके पास कोई ढंग की जेल नहीं थी, कोई ढंग की जगह नहीं थी, कोई ढंग का तरीका नहीं था, किस तरह से जो है यरगमाल हुए, किस तरह से उन्होंने लोगों को यरगमाल किया और फिर जानों का ज़िया हुआ। तो हमने जहाँ पे हम कमज़ोर थे अपनी पुलिसिंग से मदद की, रेंजर्स को रखा और रेंजर्स के साथ मिल के ऑपरेशन किया, क्योंकि हम संजीदा थे। जब हम आए थे तो कराची 6ठे नंबर पे था, ख़तरनाक तरीन शहर। अब 136 से भी जो है वो आगे चला गया, यानी हम इतने पुरअमन हुए। और अब जब पूरे मुल्क में टेररिज्म है तो कराची में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे इस पे मैं समझती हूँ कि टेररिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो असेंबली में मौजूद हैं या नहीं हैं, हमें स्टेक होल्डर समझना चाहिए। और और मुझे नहीं मालूम कि वो खुद नहीं आए या उन्हें नहीं बुलाया गया, क्योंकि मैं एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये इनके कारनामे हैं। दूसरे, जो आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो ये सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा था कि खान साहब आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि हमें तो पता था ये किस तरह के। इन्होंने कहा हमारे पास 200 मायने माशियात हैं, हमें पता था ये नहीं कर सकेंगे। फिर क्या खुद 2023 में इसकी गुंजाइश है मैम? साल 2023 का आगाज है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हम बात कर सकते हैं, अभी आउटरीच हो सकता है?
हम हर चीज़ पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन इनके खुद जो एक गुलकार भी हैं वो भी और दूसरे लोग बता चुके हैं कि 3 राउंड किससे हुए और ये किससे जो है वो करना चाहते हैं मुज़ाकरात, इसीलिए उन पे हमले भी हो रहे हैं धड़ाधड़। और आज भी जो है इमरान साहब ने उन्हीं पे हमला किया है, जी। क्योंकि वो समझते हैं कि मिलिट्री ही जो है वो वही असल इस्टेब्लिशमेंट है, और क्योंकि इन्हें लाया भी उन्हीं के ज़रिए गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद ज़हीरुल इस्लाम ने कहा है थर्ड ऑप्शन के तौर पे। तो ये हमसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। अगर ये हमसे मुज़ाकरात करना चाहते तो खुद इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सबसे आसान कंडीशंस थी IMF से। खुद उन्होंने ही कहा शौकत तरीन ने कि ये तो सख्त तरीन शराइत हैं और ठीक। इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। खुद इन्हीं के शेख रशीद ने कहा कि क्योंकि हम जा रहे थे तो हम मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा के गए। इनसे क्या बात की जाए, इनसे तो पना मांगे जाए। नहीं, अब लेकिन आप समझती हैं कि इनको एक्सक्लूसिव रख के हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं? ये लालचंद साहब बैठे हैं, एक पॉलिटिकल रियलिटी, आप पीपल्स पार्टी, आप रियलिटी हैं। अब देखें ना, MQM के साथ भी आपकी इत्तेहादी, आप लोग बातचीत कर रहे हैं। हमेशा टेबल टॉक से ही मसला निकलता है ना, चाहे वो कराची हैदराबाद की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियों का मामला हो, तो PTI से भी आप अगर बातचीत हमें करेंगे तो हमें हम कोई आगे बढ़ भी सकेंगे। एतराज नहीं है। हमें कोई भी एतराज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इनसे बातचीत नहीं हो रही। इमरान साहब बज़ाहिर कहते रहे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन वो इकरार कर चुके हैं कि कौन बातचीत कर रहा है। हम्म, ठीक है, लेकिन अपने उसका रिप्रेजेंटेटिव का नाम बता चुके हैं कि हुकूमत से कौन बातचीत कर रहा है। हम्म, ठीक, लेकिन उस पर अभी तक कोई ब्रेक थ्रू। बातचीत तो हो रही है। देखें, ब्रेक थ्रू इसी तरह होगा कि आप ओपन माइंड के साथ आएँ, मुल्क के हालात को समझें और देखें कि क्या इकोनॉमी की सूरत हाल है, क्या ठीक। लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो आपकी इकोनॉमी बिगड़ेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एग्जैक्टली। और इकोनॉमी बिगड़ेगी तो बेरोज़गारी बिगड़ेगी, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, टेररिज्म के साथ क्राइम भी बढ़ेगा। मैं, आप बिल्कुल सही कह रही। मैं राणा साहब आपसे सर जानना चाहूँगा, आपने कहा कि ज़ाहिर बात है साल 2023 में का जब से हुकूमत आई है, आपको अभी मली साहब कह रहे थे कि आप लोगों को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैन अवी जो हमारे पार्टनर्स हैं बैरून मुल्क से, कोई उस तरह की माली मदद नहीं मिल पाई जिसकी तवक्कुआत थी अकॉर्डिंग टू PTI MNA। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो महंगाई है, ये इसमें रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है, ज़ाहिर बात है ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। और कौमी सलामती कमेटी में भी कहा गया कि जब तक मुआशी खुद मुख्तारी इकनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो उसमें फिर आप दबाव में आ सकते हैं। इसके लिए सर जो रोड मैप आप लोगों ने बनाया है, जो सिंध का तयन किया है, वो ठीक है और आप समझते हैं कि उसके नताइज अब 2023 में आएंगे? देखिए, दो चीज़ें मैं सिर्फ ऐड कर दूं पिछले टॉपिक के ऊपर। देखिए, जब इस्लामाबाद में धमाका होता है तो वो लोग पूरा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर KPK से गुजर के इस्लामाबाद पहुंचते हैं। तो जो CTD है वो इस्लामाबाद में है, और ये कहना कि पहले धमाके नहीं हो रहे थे अब हो रहे हैं, तो जो तालिबान जब से उन्होंने टेक ओवर किया और जो एक इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, वो एक हकीकत है जिसका फॉल आउट आना है। जितनी इंस्टेबिलिटी वहां होगी उतना हमें खदशात हैं कि वो चीज जो है वो स्पिल ओवर होके पाकिस्तान में आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। दूसरा, मैं समझता हूँ ये जब आप ऐसी बातें करते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन अवाम को देते हैं तो आप बेसिकली इस पॉइंट पे भी, इस दहशतगर्दी पे भी सियासत कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने एक आपके आखिरी प्रोग्राम में बताया था कि CTD पंजाब और CTD KPK में कितना वाज़े फर्क है, तनख्वाहों का, हेडक्वार्टर्स का, उनके ऊपर रिसोर्सेज लगाने का। वहां एक SSP है, पंजाब में 4 हैं, DIG लेवल के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जो हमें जिनके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। अब आपका सवाल आ गया कि हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, देखें हमारे पास हमने सारे वो इकदाम लिए जिससे हमें सियासी नुकसान हुआ। हमने वो सब इकदाम लिए, लेकिन वो इसलिए लेने जरूरी थे कि अगर हम ना लेते तो शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज बिल्कुल हमें देखें, हमें चाइना ने भी लेंडिंग की, हमें सऊदीज ने भी लेंडिंग की। जो रोल ओवर होने थे, जो फ्रेंडली डिपॉजिट्स थे, वो सारे रोल ओवर हो रहे हैं और आगे भी हमें कमिटमेंट्स हैं कि वो हमारे साथ काम करेंगे। देखें, ये कहना कि हमारा कोई ट्रस्ट का गैप है, हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट किसको नहीं कर रहे? जब आप IMF को खत लिखेंगे कि हमारे सूबे जो हैं इस मुआहदे में नहीं है,
तब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। जब आप उनसे वादा करते हैं कि आप कमिटमेंट कर लेते हैं, आप पैसे पकड़ लेते हैं आईएमएफ से और फिर आप एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं, आप पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, तो तब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो हमने तो वो सारे जो गैप जो पीटीआई ने क्रिएट किए, जो ट्रस्ट डेफिसिट दुनिया में क्रिएट किया, ये एक इकोनॉमी को मिसमैनेज करके हमने तो बहाल किया आईएमएफ का मुआहदा, हमने तो सऊदीया से फिर तल्लुकात क्यों बहाल कर किए, तातुल का हमने तो शिकार है जो उनका 8वां और 9वां रिव्यू होना था राना साहब आईएमएफ का? देखिए 8वां 9वां रिव्यू इंशाल्लाह ताला ये जनवरी में होगा। अच्छा। और उसमें देखिए मसला क्या है, मसला ये था कि कुछ हमें वो चाह रहे थे कि हम और इक़दामात ऐसे लें जिससे बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, तो हम वो प्लान उनको अल्टरनेटिव दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो एक्सेप्ट होगा। हमने बैलेंस करना है, हमारे लिए चैलेंज किया है। देखिए ये हालात हमने नहीं बनाए, ये हालात हमें विरसे में मिले। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमने डॉलर भी अरेंज करने और दूसरी तरफ अवाम जो दबी हुई है Yes. महंगाई के तले, उसको और फर्दर नहीं दबाना। तो ये बैलेंसिंग एक्ट ठीक। है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ताखीर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरहले से भी हम बाहर निकल आएंगे। ओके, छोटा सा वक्फा लेते हैं मली साहब, उसके बाद मैं आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। व्यूअर्स एक वक्फा लेंगे, दोबारा लौट के आते हैं। ये अहम इशू है कौमी सलामती, और आज जैसे एपेक्स बॉडी ने कहा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उतनी ही क्रिटिकल है और नेशनल फूड सिक्योरिटी जितनी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है। इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा कराची के हवाले से भी बात करेंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हर हफ्ता और इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी होम पर। ऑन है। वेलकम बैक। लाल चंद साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको जवाब देना चाहें जो दो हमारे शुरका ने बात की, जरूर यू आर फ्री टू आंसर और गिव योर रिप्लाई। अपोजिशन जो होते हैं उसे कहते हैं गवर्नमेंट एक शेडो गवर्नमेंट है, तो कोई आप तजवीज़ देंगे कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत से दो चार है, इसमें आज भी इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे एक निजी चैनल पर, वो कह रहे थे कि जो भी हुकूमत आएगी उसको ये टफ इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि अगर आप थ्रू इलेक्शंस आते हैं तो जिसे कहते हैं कुछ जादू की छड़ी ऐसी होगी कि तमाम हालात पलट जाएंगे या बदल जाएंगे। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कोई मुतबादिल तजवीज़ दें कि राना एहसान साहब और शला रजा साहबा की जमातें क्या वो तरीक़ेकार इख्तियार करें जिससे इकोनॉमी भी स्टेबल हो और महंगाई पर भी काबू पाया जा सके। लालचंद साहब, देखिए, सबसे पहले जो शैला रजा साहिबा ने फरमाया कि इमरान खान पर जो है तालिबान ने कहा था कि हमारी तरफ से बातचीत करेंगे,
तो देखें तालिबान जो है अफगानिस्तान में हो या हमारी साइड पे जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं या अवेलेबल है, वो समझते हैं कि पीडीएम में जो जमायतें मौजूद हैं ये किसी न किसी तरह अमेरिकन ने जो अफगानियों का खून बहाया उसमें वो शामिल रहे हैं। आपको पता होगा कि आसिफ जरदारी साहब ने जो अमेरिका से कमिटमेंट की थी वो ये थी कि आप जो है ड्रोन जो है गिराते रहें, हम जो उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे शोर करेंगे, उसको सीरियस ना समझा जाए। तो जाहिर सी बात है अब वो उसकी आवाम जो है उनको उसी तरह से रिप्लाई कर रही है। फिर वो बात दहशतगर्दी की चल रही थी तो उन्होंने पॉलिटिकल बात कर दी कि पीटीआई को जो है एस्टेब्लिशमेंट ले आई। ओके। जहां तक जो भाई फरमा रहे हैं कि हम गैस और बिजली महंगी नहीं करेंगे और सस्ती करेंगे, तो पॉलिटिकली बात करनी है तो बात ये है कि बिजली और गैस होगी तो आप सस्ती महंगी करेंगे ना, अब तो है नहीं। सर्दियों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग किसी ने सुना है? शैलजा को पता होगा, सिंध में वो रहती हैं कि सिंध में 12-12 घंटे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, गैस अवेलेबल नहीं है लोगों को। जहां तक देखें, इमरान खान ने भी आज भी कल भी अपनी तकरीर में कहा है कि इनको आईएमएफ से के उसमें जाना पड़ेगा। देखिए अनवर साहब, दो चीजें होती है, एक अच्छा बहुत अच्छा बोलना और दूसरी हकीकत। जी। एक हकीकत ये है कि जो हमारी हुकूमत जब गई वो 6% से हम ग्रो कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ थी हमारे $31 बिलियन हमारे जो है वो रेमिटेंसेस थे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी। हम हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट था वो बहुत बेहतरीन था। आटा जो है वो जो है 2300 रुपए जो किलो जो तो था वो जो 60 रुपए 70 रुपए जो किलो था, आज 130 रुपए किलो है। और ये रिलीफ देने की बात करते हैं, रिलीफ ये देने की तब बात करते हैं जब खुद रिलीफ ना लेते। इन्होंने आती नैब में तरामीम करके 1100 अरब रुपए की पहले तो उन्होंने खुद ले ली है, अपना रिलीफ ले लिया है। अच्छा। इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, डार साहब पे केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ पे केसेस सर जब आपके पास तो वो मौका था ना लालचंद साहब, हम सियासत में चले जाएंगे, 3 साल 8 माह आप हुकूमत पे थे, आप इनको ट्राई कर रहे थे, फैसला दिलवा देते। ये मुझे बताएं, ये जो सारी बातें आप हमारे चैनल में बैठ के कर रहे हैं, अगर आप असम्बली में होते, आप लोग लास्ट वीक गए कि हम जी हमारे इस्तीफे कबूल कर लें, ज्यादा आवाज तमन्ना ना होती? लालचंद साहब सद के दिल से बताइए, अगर ये तमाम बातें आप असम्बली में कर रहे होते, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है, आप सेनेट पे करते हैं, सिंध में असम्बली में करते हैं, पंजाब में हुक्मरान है, केपी में भी, तो कौमी असम्बली में अगर ये बातें कर रहे थे तो ज्यादा वजन ना होता इसका? अनवर साहब, जो आप वे फॉरवर्ड बता रहे थे उसमें मैं दो सजेस्ट कर रहा था, उसमें वे फॉरवर्ड वो ये थे कि देखे, हम जब हुकूमत में थे तो ये कहते थे कि असेंबली इलिजिटिमेट है, ये असेंबली सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड असेंबली नहीं है, ये इनका दावा था। हमारा दावा है एक साइफर आया, एक साजिश के तहत हमको हटाया गया। उसके बाद बेहतर तो यही था कि हम इलेक्शंस में जाते और एक फ्रेश मैंडेट के साथ आते। जो फ्रेश मैंडेट के साथ आता तो वो ये रोना ना रो रहा होता कि हमने अपना सियासी कैपिटल गंवा दिया है, हमने सब कुछ गंवा दिया है, हम अब हुकूमत करना हमारे लिए कोई जरूरी है क्योंकि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लॉस किया है। एक तो बात ये, वो फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए था। अभी वक्त दूर ज्यादा नहीं गया है, इनको चाहिए कि इलेक्शन की डेट के लिए पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से बातचीत शुरू करें। अच्छा। दूसरी बात, कल इंशाल्लाह लाहौर में एक सेमिनार हो रहा है जिसको इमरान खान भी खिताब करेंगे और मुल्क के जो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं वो उसमें मौजूद होंगे, अच्छा। अपनी राय देंगे। उस सेमिनार के थ्रू हम इकोनॉमिक जो है वे फॉरवर्ड देंगे इंशाल्लाह। ओके, चले कल आप देंगे इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड। शैला साहबा, लालचंद साहब ने कि कल पहली बात तो जी 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 हाँ, प्लीज बात पहली कीजिए। बात तो इनको ये बता दूं कि भाई टेररिज्म आपके लिए मसला है कि आप उन्हें दफातर देना चाहते थे, तालिबान आप पे इत्मीनान करेंगे, हम पे नहीं करेंगे क्योंकि मेरी कायद का उन्होंने खून किया है, मेरे कायद को उन्होंने मारा है, शहीद किया है, अल्लाह ने उन्हें शहादत दी। हम पे नहीं करेंगे। हमारे जमाने में ऑपरेशन राय रास्त हुआ, नेटो के मेंबर हमारे जमाने में नहीं बने। उसमें यही था कि जहां टेररिज्म होगा वहां ड्रोन अटैक होगा, तो आप उसे नहीं रोक सकते थे। हमने तो ये कहा था असेंबली के फ्लोर पे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें दें, हम खुद करेंगे। आपने पता नहीं कहाँ कोने खुदरे में सुन के आपको असल में जरदारी फोबिया है। तो पहली बात तो ये है। और हम ये समझते हैं कि आप 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें इमरान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ। 2018 और 2013 में भी, और पीपल्स पार्टी को इजाजत नहीं थी कि वो जलसे कर सके क्योंकि हमें
ये धमकी थी कि आपके लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, तो हम पे एतमाद नहीं कर सकते और न करना चाहिए। जब उनसे मुज़ाकरात भी हुए थे तो चेयरमैन ने कहा था इनसे खैर की उम्मीद नहीं रखना, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो आपका ये वजह है, हम टेररिज्म के दुश्मन है, टेररिस्ट के भी दुश्मन है, हम गुड बैड के भी वो नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये रिलीजन के नाम पे धब्बा है। ये बेशक वाइट पेपर लाएं, कुछ लाएं, 43.4 अरब डॉलर 3 साल 8 महीने में, ये वो रकम है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी 10 साल में इतना कर्जा नहीं लिया। और ये अब कुछ भी करें, हमारा किसी भी आईएमएफ से, हमारा आईएमएफ से नया मायदा है ही नहीं। हमने इन्हीं को रिव्यू कराया है, इनके बोए हुए ये थोहड़ के बीज हैं जिनके हमें जहरीले पल अवाम और हम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आईएमएफ को पाकिस्तान की अवाम समझा था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहेंगे और उसके बाद जो है ना पीछे हट कर जाएंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये स्टेट का जो है मायदा था, स्टेट से इमरान खान का नहीं था, लेकिन इसका मजा हमें चखना पड़ रहा है और इसीलिए हम राणा साहब सर, ये कल सेमिनार हो रहा है और मैं लालचंद साहब ने भी कहा और फवाद चौधरी साहब का था कि वाइट पेपर लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस अभी तक रही है। शैला साहब ने तो बता दिया कि कितना ज़्यादा कर्जाजात इन्होंने लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, साथ में उनका ये कहना था कि जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल की नून लीग अक्सर बात करती है कि एट द कॉस्ट ऑफ डॉलर्स में थे ये, हाँ डॉलर्स में थे ये 43.4 अरब डॉलर, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, डॉलर्स। तो राणा साहब, आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, हमने कहा कि नहीं, हमें स्टेट की खातिर अगर पॉलिटिकल कैपिटल जाता है तो कोई कबात नहीं है। लालचंद साहब कह रहे हैं कि ये बेहतर तो ये था कि आप लोग इलेक्शन में चले जाते, और अब भी वक्त दूर नहीं है। तो आप माशाल्लाह फैसलाबाद में मौजूद हैं, फैसलाबाद से आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस्ट चल रहा है, बार के पीटीआई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है फैसलाबाद में। क्या कहेंगे सर अब इस पे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये वाइट पेपर ला रहे हैं तो ये थोड़ा सा अभी इन्होंने गैस के ऊपर बात की। जी। अब इनसे पूछें, एलएनजी का टर्मिनल तो हमने लगाया 2013 से 18 में, उसके बाद क्यों नहीं ये टर्मिनल यहाँ लगा सके एलएनजी का? चले नहीं लगाया टर्मिनल, कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा ही कर लेते। एक लॉन्ग टर्म मुआहदा इन्होंने नहीं किया। इनको $4 फी MMBTU पे गैस मिल रही थी कोरोना के टाइम पे, जो हमने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए थे उनको $4 पे फिक्स करने के लिए, इन्होंने नहीं फिक्स किया, $6 पे नहीं फिक्स किया। आज हम $30 की गैस जो है वो स्पॉट पे मंगा रहे हैं। तो बिल्कुल उस पे वाइट पेपर लिखें कि कितनी बड़ी नाअहली इन्होंने की। ये 6% ग्रोथ का कहते हैं, तो वो जो है वो मैडम शैला रजा ने बता दिया कि कितने इन्होंने कर्जे लिए। 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस आती थी कह रहे थे, और कहते आटे की कीमत तो कम थी और वो डबल हो गई अब। तो आटे की कीमत जो है, पंजाब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आटे का, सबसे बड़ा वहां आटे की कीमत का तयन पंजाब करता है, तो वहां तो जो है वो इन्होंने आंखें बंद की हुई है होर्डिंग के खिलाफ। क्यों नहीं करते, एक्शन लेते? पंजाब ने डिटरमिन करनी है पाकिस्तान में आटे की कीमत, वहां टोटल कोलैप्स है, कुछ नहीं ये कर रही हुकूमत। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है वो नैब पे हमने अपने कानून बना लिए। 1100 अरब रुपए का कुछ कह रहे थे लालचंद साहब, देखें रिलीफ ले लिया। ये इनको तो हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हमारा इंतकाम लेने का होता मूड, तो वही काले कानून जो नैब के थे उनमें पूरी क्यादत को हम अंदर कर देते, एसेट बियॉन्ड मीन के केस बना के, और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में 8-8 महीने 2-2 साल अंदर कर देते, जो इन्होंने हमारे साथ किया। हमने वो रास्ता नहीं अपनाया, हमने उस बाप को बंद कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी ये सियासत कर रहे हैं। खुद इनके $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो इन्होंने एडजस्टमेंट दी, उसके एवज इन्होंने 650 के नाल लिए, वो ये भूल जाते हैं। 20 और इस तरह की कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वाइट पेपर बिल्कुल वेलकम करते हैं, हम निकालें, उसमें बताएं कि जो 1100 अरब 72 सालों के अंदर जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर का, उसको इन्होंने 3.5 सालों में 2500 अरब किया। जो गैस सेक्टर में 0 सर्कुलर डेट था, उधर ये 1400 अरब छोड़ के गए, मुल्क को खोखला करके 6% की ग्रोथ दे दी इन्होंने, कर्जे ले लेके तबाही फेर दी इन्होंने। उस पे सस्टेनेबल नहीं थी। आपका नुकता ये है कि वो पायदार ग्रोथ नहीं थी और वो सस्टेन नहीं की जा सकती। लालचंद साहब आपसे जवाब, बिल्कुल जी, लालचंद साहब आपके पास आऊंगा, फिर मैं शैला साहब के साथ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात करूंगा। सर, आप इस हवाले से बताइएगा, ज़ाहिर है पॉलिटिकल अपोजिशन है आप, और ये आपकी पॉलिटिकल अपोजिशन है, आप लोगों का ये अल्फाज की जो है वो जंग जारी रहती है, चाहे वो असम्बली हो, असम्बली के बाहर हो। लेकिन मैं एज ए कॉमन पाकिस्तानी आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है लोग अब 2023 में चाहेंगे कि 2022 से मुख्तलिफ हो,
कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े? इलेक्शन तो होने, जैसे मैंने कहा इलेक्शन ईयर है, क्योंकि टेन्योर अपने मुकम्मल हो, तमाम असम्बलियां कर लेंगी। हमें अवाम के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट को कम किया जाए, ताकि कुछ ज़रा इक्तिसादी इस्तेकाम तो आए ना सर। ये तो आप मानेंगे कि जब तक से हलचल रहेगी सियासी तौर पे, इक्तिसादी इस्तेकाम नहीं आएगा लालचंद साहब। अजहर साहब मेहरबानी, मैं तो पहले एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता हूँ शैला रजा की इस स्टेटमेंट का, कौन सी? कि सिंध का कल्चर है कि डिक्टेटर्स जो आते हैं हम उसको अब्बा सही बाबा सही कहते हैं, उसको टेडी कहते हैं, इज्जत देते हैं। सिंध की आवाम कतई तौर पे किसी डिक्टेटर को इज्जत नहीं दी। उनका अपने बड़ी उम्र के आदमी को कहा है सर। मैंने बात ही नहीं की डिक्टेटर की, तो मैंने तो ये कहा है कि कल्चर है, उन्होंने ही उसके खिलाफ बगावत की। जी, इमरान लालचंद तो साहब। इमरान तो मुशर्रफ के जो थे चीफ पोलिंग एजेंट थे। जी उन्होंने लालचंद तो साहब को मुखालफत पहले की। अपना, जी मैम लालचंद साहब जी। मैं नहीं बोला ना बीच में, अगर देखे बात करने थे सही बात है, बारी बारी, ठीक है, अच्छी बात है, बारी बारी बात। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है तो बात सुने भी। तो सिंध की आवाम किसी भी डिक्टेटर को नहीं कहती अब्बा सही और डैडी वेडी नहीं कहती, वो उन्होंने हमेशा जमहूरियत पसंद रहे हैं। दूसरी बात कि सही कहनी है ये कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, उस पे हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमें भी पूरी सिंध की आवाम रोई थी, और सिंध को आज भी उस बात का दुख है जो खत्म नहीं हो सकता जिस तरह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने इक़्तिदार लिया, ना बिलावल भुट्टो, ना जरदारी साहब, ना शैला रजा साहिबा एक दफा भी उनकी पेशी पे नहीं गए कि उस केस का क्या हुआ। वो केस खत्म होने को चला गया, कई लोग आजाद हो गए, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए थे। इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कातिल हैं, उनको इक़्तिदार में इन्होंने शामिल किया। इनके टॉप क्लास के वकला, बड़े बड़े वकला, अयान अली का केस तो लड़ते रहे, लेकिन हमारी मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो का केस उन्होंने नहीं लड़ा। सर लड़ा है, खोसा साहब ने लड़ा है सर, वो मेरे शो में आए थे मोहतरमा की बरसी पे, लतीफ खोसा साहब। ये नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वारिस पूरे सिंध के लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो वो उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं। जहां तक आप इकोनॉमिक जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, देखिए खराब है, और ये खराब, मैंने वही कहा ना कि ये अच्छी अच्छी बातें तो टीवी चैनल पे आके कर सकते हैं, लेकिन कहना इनको ये है कि इमरान खान खराब कर गए थे। इमरान खान, अब मुझे आप एक बात बताएं कि इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि हम रशिया से तेल लेंगे, जो हम कह रहे थे। अब इन्होंने कहा हम तेल लेंगे, आपके फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में जाके उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कहते हैं कि हम तेल लेना तो दूर की बात है, तेल लेने की सोच भी नहीं सकते। तो इनकी पॉलिसी क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, ना इंटरनल पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, तो ये डिलीवर नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, इसाक डार साहब ने क्या कहा, हम दिवालिया नहीं हो रहे, लेकिन हम मुश्किल हालात है, यानी कि ये नाकामी को कबूल कर बैठे तो सर मुश्किल हालात तो है ना सर, वो तो आप भी मानते हैं। ये लाए ना, ये लाए, हम जब ओवरनाइट तो नहीं आ सकते ना लालचंद साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, डाउन द हिल बंदा जाता है तो साल लगते हैं ना सर, उस पे 6-7 महीने में तो टर्न अराउंड नहीं हो सकता। साल लगते, अगर इनको 7% पे 8% पे ले जानी थी, इनको 9 महीने लगे हैं 6% से लेके माइनस में ले जाने के लिए। तो ये कितनी शुक्रिया अदा करें, किस चीज का? नैब का कानून बदल के, पैसे खा के, खुद रिलीफ लेके, हम अब पाकिस्तान की आवाम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करे। गैस खा गए, बिजली खा गए, अब भाई वो कई बेचारे वो रो रहे हैं, इंपोर्टर जिनको डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, जो अपना फाइन भर रहे हैं। लेकिन सर आप मानेंगे, आप कतई माजद, आप सूबाई हुकूमतों का रोल है सर, स्पेशली ये जो आटे की प्राइसेस है, जो बात राना एहसान साहब ने की, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से उसको इन्फोर्स भी करे। तीन ही सूबों से पंजाब में आटा सस्ता है, लेकिन ये सारी इनकी किया धरा है। आप देखें कि जो सैलाब आया, हमें सैलाब के हवाले वो ही तो नहीं, शैला साहबा तो नहीं लेकर आई ना, खुदा ना खास्ता सैलाब सर। नहीं, एक मिनट सुने, ये सैलाब नहीं ले आई, ये इनकी बैड गवर्नेंस ने हमको डुबोया। आप सुने, हमारे पास 1 अरब रुपए पड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो इनका सर्वे मुकम्मल होते ही सिंध हुकूमत का, सैलाब ज़दगान का, हमें इनको देने हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट ये करने, लेकिन इनका सर्वे ही मुकम्मल नहीं हो रहा है। ये अहम नुक्ता है सर, इस पे ठहर जाइए, इस पे ठहर जाइए। शैला साहब 1 अरब रुपए ये आपको देने के लिए तैयार है सिंध गवर्नमेंट को, पीटीआई वाले, आपका सर्वे नहीं मुकम्मल हो रहा सैलाब की। इन्होंने आज तक 1 पाई सिंध को नहीं दी जब ये हुकूमत में भी थे, और दूसरे मैंने इन्हें बारहा कहा कि भुट्टो साहब उस वक्त के इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान, जी बिलाशुबा, उन्होंने माशाल्लाह चैलेंज किया बेगम नुसरत भुट्टो ने, जब भुट्टो साहब जेल में थे, उन्होंने ठुकराया और
पहला आदमी था जिसने डिक्टेटर को चैलेंज किया और पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आपका लीडर तो ये सारी जद्दोजहद भुट्टो साहब की देख चुका था, जिसने दूसरे डिक्टेटर को कहा कि मैं तारीख के मैं जिंदा रहूंगा, डिक्टेटर के हाथ मरना पसंद करूंगा। उसने परवेज मुशर्रफ का वो पोलिंग एजेंट बना आपका लीडर। तो मैंने जो कहा कि चाचा साईं, उसको किसी बड़े आदमी को, किसी उम्र में बड़े आदमी को किसी रिश्ते से पुकार लेना अलग बात है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल मुखालफत की जो आपका लीडर आज तक नहीं समझ सका, आज भी वो इतने संगीन हालात में बाजवा की मुखालफत और वो करे जा रहा है। तो प्लीज उससे ना कंपेयर करें, अपने आप अलग बैठे। दूसरी बात जो आपने कही, सिंध ने जो है वो 4000 सपोर्ट प्राइस रखी है गंदम की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके 15 अरब का अभी तक कुछ पता नहीं। जब आप वजीर आजम थे, आपने सिंध को नून लीग की आखिरी हुकूमत, नून लीग का आखिरी साल जो था, उसमें जो सूबाई तरक्की के पैसे रखे गए थे वो 27 बिलियन थे, और आपने उसे 5 बिलियन पे पहुंचा दिया। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना गैस खा गए और वो खा गए, सर अपने कारनामे सुने। आपने क्या किया अपने दौर में? अरबपति सेठों की सनतों को गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के 447 अरब रुपए माफ करके बदले में अपने लिए चंदा लिया, क्योंकि आप चंदे के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, बैरूनी कर्जों में 37 अरब डॉलर इजाफा और 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा आपने छोड़ा है। तो आप समझ क्या रहे हैं? आप हमें मईशत बताएंगे? हमारे वुजरा रखते रहे और वो आखिर में यही कह गए उन्होंने कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो आप हमें ना बताएं, सिंध में आप भी बैठे हुए हैं। अभी जब IMF से मायदा हो रहा था तो आपके लोगों की वॉइस लीक हुई थी कि हम सूबे में उस पर अमल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हाय हाय कहीं मुल्क से गद्दारी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप लोग की सबको मालूम है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना एक रिकॉर्ड है, हम करते रहेंगे। अच्छा। और यही हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा काम है खिदमत। आप डैम क्या बनाते? आपने तख्ती लगाई कि तख्ती पे क्या लिखा हुआ था? जारी काम को आगे बढ़ाने की तख्ती डैम की, और आप कहते हैं हमारे जमाने में डैम पे काम शुरू। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। डैम नहीं संभाले, एग्जिस्टिंग डैम नहीं संभाले, 13% पानी जो है वो ज्यादा आया है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी, इस पे वाटर विजन आना चाहिए। शैलेश साहब चलते चलते बता दीजिए कि MQM के साथ मामला बातचीत से तय हो जाएंगे या उनकी नाराजगी जो है वो कोई इंतहा पे जाएगी? शैलेश साहब देखिए, बहुत ही सीधा स्टेटमेंट CM साहब ने दिया है कि उनकी जो रिजर्वेशंस हैं डिलिमिटेशन पे, वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आएगा हम वो मान लेंगे, वो मान जो तो फैसला आएगा। हमारा मसला नहीं है। हमारा ये जो मसला बिलावल नहीं हाउस है। पे जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या फिर नतीजा तय निकलेगा जी? अगर ECP नहीं करना है तो फिर इतना बड़ा जो कट हो रहा है उसमें भी तो जाहिर बात है कोई वजह है जो तमाम एवरीबॉडी इज मीटिंग विद ईच अदर। इसका मुझे इलेक्शन कमीशन जो भी करे, लेकिन जो बिलावल हाउस में मीटिंग हो रही है उसमें और भी बड़े मामला आते हैं, बहुत सी चीजें तो हो रही हैं। और देखिए, पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी करी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर की, अगर उस पर भी अदालत से फैसला आ जाए तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुई थी वो इंतहाई टेलर मेड डिलिमिटेशन थी, लेकिन हमने सब्र किया, उनको लेके चलते रहे, सब किया। अब जो ये वक्त है ये इंतहाई करीब है इलेक्शन से, तो अब जो फैसला करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर इनकी बात को ही वो सही कहते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं तो हमें इतराज काबिल कबूल होगा। राना साहब, सर टुवर्ड्स द एंड, सर मैंने स्टार्ट पे कहा था कि साल 2023 इसी तरह ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार हम रहेंगे, या आप समझते हैं कि किसी चंद फंडामेंटल्स पे, इकोनॉमी पे, फॉरेन पॉलिसी पर हम कोई कंसेंसस के साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मसला सिर्फ इमरान खान के बयानिए में है, और वो बयानिया ये है कि जज जो हमारे खिलाफ फैसला करता है वो गंदा, ECP गंदी जब वो हमारे खिलाफ फैसले करती है, कोई जर्नलिस्ट सवाल उठाए तो वो लिफाफे वाला, जो सियासतदान है वो चोर में फरिश्ता। और जब वो बातचीत करेगा तो किससे करेगा? वो सियासतदानों से करेगा। जब वो सियासतदानों से करेगा तो उसका बयानिया खराब हो जाएगा। तो ये बयानिया जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने में या कंसेंसस में, सियासतदानों के कंसेंसस बनाने में जो है वो हावी है, और ये मसला है इमरान खान का। लेकिन सर उसमें तो रुकता है मसले से सर, उसमें देखते हैं इमरान खान साहब तो आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, वो तो चाहेंगे कि आप लोग स्टेबलाइज ना हो और फिर जाहिर बात है वो पब्लिक पे अपनी चीज को बर्दाश्त। आप लोग उसके लिए काउंटर करने के लिए क्या करेंगे? क्या खान साहब को दावत देंगे कि आप बातचीत करें इकोनॉमी पर?
देखिए, हमने तो दावत दी ना, हमने तो दावत दी, आज भी देते हैं कि ये मामलात बातचीत से हल होंगे। मैं तो वो मसला बता रहा हूं जो इसको आगे बढ़ने नहीं देता। हम समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए है, लेकिन ये जब इस बयानिए से उतरेंगे तो ऑपोजिशन और हुकूमत बातचीत कर सकेगी। अब इनको असेंबलियों में आना चाहिए, वहां ऑपोजिशन का रोल अदा करें, वहां कमेटियों में बैठें, सवाल उठाएं, डेटा लें, हमारे पे तनकीद करें। ये तरीकाकार है। जो तरीकाकार उन्होंने बनाया हुआ है वो इक्तदार की हवस में बीमार हो चुके हैं, और उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से मेरी सिलेक्शन दोबारा हो जाए, जबकि अब सिलेक्शन वाला मामला खत्म हो गया। मली साहब, टुवर्ड्स द एंड सर आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों की स्पीकर कौमी असम्बली साहब से मुलाकात हुई, अब आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या है? आपके इस्तीफे तो उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देंगे। था आप अलहदा आ जाएं, जैसे आप हैं, आप लालचंद साहब अलहदा आ जाएं, आप इस्तीफा दे दें, मान लेंगे? सर उसमें तो आ जाते हैं। राणा साहब से गुजारिश है, अपने लीडर को तो ले आए। कभी वो तो लतीफ साहब कहते, चौधरी लतीफ साहब कहते हैं कि मैं ले आ रहा हूँ, कभी या सादिक साहब कह रहे हैं मैं ले आ रहा हूँ। अपने लीडर को तो आप पाकिस्तान ला नहीं सकते। वो तो ठीक है सर, वो तो इस्तीफा 23 देने आ में जाएं हो जाएगा। अकेले अकेले। आपके इस्तीफों का इश्यू क्यों नहीं? एक मिनट तो मुझे भी सुने ना। आप चार चार बंदे में से ना करना। दो मैं बंदे कह रही हैं। हूं बस इस्तीफा देने आ जाएं अच्छा, अकेले अकेले। मोहतरमा से पूछा सर्वे क्यों नहीं हुआ कि इमरान खान? भाई सिंध में जी, सर्वे सर्वे हो आपको गया, पता है? सर्वे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 20 लाख सर, घर बनेंगे। और जो वो कह रही सर्वे हो गया है, लालचंद साहब आप 1 अरब रुपए दे दें इनको। आप अपने ख्यालों में रहें, आप ख्यालों में रहें। किसी क्लीन और की स्वीप बात करेगी सुनिए। पीपल्स पार्टी। आवाज- चले, काम की लालचंद मेहनत साहब की की बात है। मुकम्मल हो जाए जी, फिर टाइम। तो सिर्फ सपोर्ट ये की तो अभी हमने तक माफी पीछे मांगी। परेशान आप है एनआर अभी तक। लेके आई तो आप भी तो माफी मांगे। एमक्यूएम और आप एक सिक्के के दो अतराफ दूसरा हैं। प्रोग्राम आप जो चिकनी है, की हैं। आपने मिलके पूरे सिंध को बर्बाद किया है। अच्छा। आप इलेक्शन से डरते अरे हैं। थोड़े आप पाकिस्तान टोटल को बर्बाद कर गए। मैं दूसरे प्रोग्राम में इलेक्शन ट्वीट से कर रही भागना हूँ। चाहते हैं। आपका काम है इलेक्शन से भागना, और हमारा काम है आपको इलेक्शन में लाना और पब्लिक की पिच में लाना, और आपको बताना कि आवाम खत्म हो रहे हैं रिजेक्ट कर पॉलिटिकली। चले, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। बार के तमाम तीनों सरकर्दा रहनुमाओं का नुक्ता नजर आ गया था। लालचंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए, शैला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और राना एहसान अफजल का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अहम इशूज़ है। हमने कहा साल 2023 का आज पहला शो है, तो हम तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी ला के जो मेन 3 जमातें हैं हमारी सियासी कौमी सतह की, उनसे बातचीत करें कि अब 2023 में आगे कैसे बढ़ना है, और ये जो बर्निंग इश्यूज़ हैं इनके हल के लिए कैसे हम कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, सियासी इख्तिलाफ को सामने रखते हुए। गुफ्तगू आपने सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।